हाँ जी। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो लास्ट क्लास में हमने जो कम्युनिस्ट मूवमेंट था उनके बारे में पढ़ा था। एक बार मैं आपको जल्दी जल्दी उनका रिवीजन करा दूं कम्युनिस्ट मूवमेंट का। तो हम कम्युनिस्ट मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे थे कि सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि बबूफ जो था वो समाजवाद का जनक था। कालांतर में कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म की अवधारणा दी थी। और समाजवाद साम्यवाद में थोड़ा अंतर पढ़ा था हमने। तो हमने पढ़ा समाजवाद जो होता है वो वर्ग सहयोग में विश्वास रखता है, साम्यवादी वर्ग संघर्ष में रखते हैं। समाजवाद कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों में विश्वास करता है, जबकि जो साम्यवादी होते हैं वो थोड़ा हिंसा के अंदर विश्वास रखते हैं। पूरी तरीके से सिस्टम को हिंसक तरीकों से चेंज किया जाना चाहिए। ये जो समाजवादी होते हैं वो धर्म को इंडिविजुअल इश्यू मानते हैं, जबकि वो धर्म को अफीमी मानने लग जाते हैं। साम्यवादी अंतरराष्ट्रीयवाद में विश्वास करते हैं, जबकि समाजवादी जो होते हैं वो राष्ट्रवाद के अंदर यकीन करते हैं। ये कुछ हमने अलग अलग, वो समाजवादी जहां लोकतंत्र को मानते हैं वहीं वो मानते हैं कि तानाशाही जरूरी होती है। भारत के अंदर समाजवाद या साम्यवाद जो था, साम्यवाद का जनक कौन था? तो हम कहते हैं एम एन रॉय। रशिया में 1917 में साम्यवादी क्रांति हुई थी, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुई थी, उससे प्रेरित थे वो। और लेनिन की सलाह पर 1920 में उन्होंने इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, ताशकंद जो कि रशिया का एक शहर था। उनके साथ में अन्य लोग और थे, अवनी मुखर्जी, रोजा फिटिग्राफ, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक। एक समाचार पत्र निकालना शुरू किया था उन्होंने, वैनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जिसका नाम बदलकर बाद में एडवांस्ड गार्ड कर दिया गया था। एक बुक लिखी थी, इंडिया इन ट्रांजिशन लिखी थी उन्होंने। लेकिन बाद में उनका कम्युनिज्म से मोह भंग हो गया था और उन्होंने 1940 के अंदर एक नई पार्टी बना ली थी, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी या अतिवादी लोकतंत्र दल की स्थापना कर दी थी उन्होंने। ऐसे 1925 में सत्य भक्त ने कानपुर में एक पार्टी बनाई थी, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके महासचिव हुआ करते थे एमसी घाटे। ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस ने हमारे एक पार्टी बना ली थी, फॉरवर्ड ब्लॉक, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। एक पार्टी थी बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी, अजीत रॉय और इंद्र सेन ने बना ली थी। एक भारतीय साम्यवादी दल हुआ करता था, सोमेंद्र नाथ टैगोर की पार्टी हुआ करती थी। ऐसी कई सारी पार्टियां भारत के अंदर, साम्यवादी क्रांतिकारी दल हुआ करता था एक मजूमदार का, ऐसी कई सारी पार्टियां भारत के अंदर बन गई थी। उनसे संबंधित 3 मुकदमे हैं जो बहुत प्रसिद्ध हुए। पेशावर षड्यंत्र मुकदमे के तहत जो लोग रसिया से प्रशिक्षण प्राप्त करके आ रहे थे 1922 में, उनको पेशावर में गिरफ्तार कर लिया गया था। एक कानपुर कॉन्स्पिरेंसी केस था जो साम्यवादियों का था, जिसमें श्रीपाद अमरीक डांगे, मुजफ्फर हुसैन, गुलाम हुसैन और आपके सिंगार वैली चेटियार जैसे लोग पकड़े गए थे। जिनमें जो श्रीपाद अमरीक डांगे थे बॉम्बे के थे, फिर एक न्यूज़पेपर निकालते थे द सोशलिस्ट। मुजफ्फर अहमद जो थे वो आपके बंगाल के थे, एक समाचार पत्र निकालते थे नवयुग। गुलाम हुसैन जो थे वो आपके पंजाब के थे और इंकलाब नाम का न्यूज़पेपर था। सिंगार वैली चेटियार मद्रास के थे और लेबर किसान गजट निकाला करते थे। फिर हमने और पढ़ा था कि आपके श्रीपाद अमरीक डांगे ने एक पंपलेट पब्लिश किया था, गांधी वर्सेस लेनिन। और जो मुजफ्फर अहमद थे उन्होंने नजरुल इस्लाम के साथ मिलकर एक बंगाल नाम का अखबार और निकाला था। मैंने बताया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी का अखबार था, उसका नाम था बंगाली। फिर तीसरा मेरठ कॉन्फ्रेंस था जो 1929 में हुआ था। 31 साम्यवादी गिरफ्तार किए गए, जिनमें 3 अंग्रेज थे, फिलिप स्प्रेट, बेन ब्रेडले और लेस्टर हचिंसन। इनका मुकदमा भारत के बड़े बड़े वकील थे, उन्होंने लड़ा था, कैलाशनाथ काटजू, एच एफ अंसारी, एमसी छागला और जवाहरलाल नेहरू। इवन गांधी जी इन साम्यवादियों से मिलने के लिए, जेल में इनसे मुलाकात करने के लिए गांधी जी जाते हैं। ये 3 मुकदमे उनसे संबंधित थे। फिर हम साम्यवाद का विकास पढ़ रहे थे भारत में कि साम्यवाद का विकास कैसे हो। पहले हमने 2 आइडियोलॉजी पढ़ी, जहाँ एक आइडियोलॉजी लेनिन की है, जो कि ये मानते हैं कि भारत में अंग्रेजों का विरोध किया जाना चाहिए साम्यवादियों द्वारा, पर इसके लिए कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस सेंटर पॉइंट है नेशनल मूवमेंट का। और साथ साथ में अपना जो प्रोपेगेंडा है उसको प्रोपेगेट किया जाना चाहिए। उधर एम एन रॉय थे, एम एन रॉय बड़े साम्यवादी थे, उनकी अलग विचारधारा थी। इतने बड़े साम्यवादी की स्टालिन उनसे सलाह लेता था, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय थे। और उन्होंने कहा कि अंग्रेजों का तो विरोध करना है, साथ साथ में इस कांग्रेस का भी विरोध करो, क्योंकि ये भी बुर्जुआ वर्ग जो है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, उसको संरक्षण देने वाली पार्टी है। और हमें तो अपनी सेपरेट आइडेंटिटी बनानी चाहिए, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग होना चाहिए। फाइनली जो पहला चरण था 1920 से 1929 का, उसमें लेनिन की बात मानी गई, कांग्रेस का सहयोग किया गया। यही वजह है कि कांग्रेस ने भी साम्यवादियों का सहयोग किया। नेहरू जी जहां मेरिट वाले साम्यवादियों का मुकदमा लड़ते हैं, वे गांधी जी उनसे मिलने के लिए जेल जाते हैं। फिर दूसरा 1929 से 1934 तक एम एन रॉय की रणनीति पर है। इन्होंने कांग्रेस का विरोध करना शुरू किया। इन्होंने गांधी इरविन समझौते को देश के साथ विश्वासघात बताया। नेहरू और जो बोस थे उनको पूंजीवाद का एजेंट कहा। ज्यादा फड़फड़ की तो लॉर्ड विलिंगटन जो गवर्नर जनरल थे उसने रोक लगा दी। तीसरे चरण में 1934 से 1939 तक जब इनको लगा कि हम अलग गतिविधियां नहीं चला सकते, तो इन्होंने एक नया काम सोचा। इन्होंने कहा क्यों ना अपने कांग्रेस के अंदर ही शामिल हो जाए और कांग्रेस को साम्यवाद की तरफ मोड़ के उसको साम्यवादी पार्टी बना दी जाए। इन लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, पुलिस से बचने के लिए, अंग्रेजों से बचने के लिए। अब कांग्रेस में नेता कौन बने? तो नेहरू और सुभाष इनके नेता बने।
यही कारण है कि नेहरू और सुभाष लगातार 4 अधिवेशन में अध्यक्ष बने। 1936 लखनऊ, 1937 फैजपुर, 1938 आपके हरिपुरा, 1939 गांधी जी के विरोध के बावजूद त्रिपुरी में पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष अध्यक्ष बन गए थे। इन्हीं दौरान अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। इसी दौरान कृषि कार्यक्रम फैजपुर में घोषित किए गए थे। हरिपुरा में प्रजामंडल को समर्थन दिया गया था। हरिपुरा में प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी। ये तमाम काम भी साम्यवादियों के प्रभाव स्वरूप ही हो पाए थे। लेकिन अगले चरण में, चौथे चरण में 39 से जो 45 तक चरण था, आपके सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। सेकंड वर्ल्ड वॉर में पहले हिटलर और रशिया एक साथ थे, क्योंकि कम्युनिस्टों को सारी ऑक्सीजन रशिया से आया करती थी, इसलिए उन्होंने इसमें हिटलर का सहयोग किया। और जब गांधी जी ने यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तो उसका समर्थन किया, क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ था और ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ थे। लेकिन इतने में हिटलर रशिया पर अटैक कर देता है। रशिया ब्रिटेन का सपोर्टर बन गया। जैसे रशिया ब्रिटेन का सपोर्टर हुआ तो अपने साम्यवादी जो थे, इन लोगों ने कांग्रेस का और भारत छोड़ो आंदोलन का पुनः विरोध कर दिया। इवन कांग्रेसियों के खिलाफ तो इन्होंने विभिन्न मुकदमों में गवाही तक दी। फिर 45 के बाद में देश की आजादी तक, जब अब देश की आजादी का यही बचा था कब आजाद किया जाना है, तब कैबिनेट मिशन के सामने इन्होंने कहा था कि भारत के 17 टुकड़े कर दिए जाने चाहिए भाषा और संस्कृति के आधार पर। ऐसी कई चीजें इनके खिलाफ चली गई थी। फिर भी हमने पढ़ा कि इनका महत्व क्या था, तो महत्व यह था कि नेशनल मूवमेंट के जो भी ब्लैंक्स थे, वर्ड प्लेसेस जो भी थे, उनको भरने का प्रयास किया था। किसानों और मजदूरों में राजनीतिक चेतना लाए थे। इन्हीं की वजह से किसानों और मजदूरों की बात एक राष्ट्रीय स्तर पर की जाने लगी थी। धर्मनिरपेक्षता पर बहुत अधिक बल दिया था, इसलिए देश का जो धर्मनिरपेक्ष ढांचा है वो मजबूत हो पाया था। इन्हीं की वजह से क्रांतिकारी आंदोलन का जो दूसरा चरण है वो शुरू हो पाया था। पर फिर भी हम कहते हैं कि इनमें कुछ कमियां थी। हालांकि ये देश के नेशनल मूवमेंट को एक नया आयाम देते हैं, उसे साम्यवाद की तरफ लेके जाते हैं। इनकी वजह से खूब सारे लोग भी नेशनल मूवमेंट में ज्यादा शामिल हुए थे, पर इनमें कुछ कमियां थी। ये हिंसा के माध्यम से परिवर्तन चाहते थे और भारतीय समाज अहिंसक समाज था। और अंग्रेजी नीतियों की वजह से उद्योग लगे नहीं थे, इसलिए मजदूर थे नहीं, और जो किसान थे वो अनपढ़ हुआ करते थे, इसलिए वो इनकी बातें नहीं समझ पाए थे। फिर भारतीय समाज यथास्थितिवाद रखने वाला है, जल्दी से ऐसे परिवर्तनों को स्वीकार भी नहीं कर पाता है, तो वो भी एक कंडीशन थी। फिर ये आपस में भी संगठित नहीं थे। इन्होंने साम्यवाद को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढालने का प्रयास नहीं किया। इनकी ऑक्सीजन हमेशा रशिया से आती रही थी, तो वो भी एक बड़ा कारण रहा इसकी वजह से भी। और फिर सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कोई गलत डिसीजन ले लिए थे, जैसे अंग्रेजों का विरोध कर दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर दिया था इन लोगों ने, इधर आपके 17 टुकड़ों की मांग कर दी थी। ये सब चीजें भारतीय जनमानस में इनको विलेन बना गई थी, खलनायक बना गई थी। तो ये हम साम्यवादियों के बारे में पढ़ रहे थे। अब मैं उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करता हूं कि जब 1934 के बाद में जब साम्यवादियों का जोर बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया था, लगातार वो किसानों मजदूरों की टाइप की बातें करते जा रहे थे। गांधी जी जैसे लोगों पर वो इल्जाम लगा रहे थे कि ये लोग किसानों मजदूरों की बात नहीं करते हैं, ये बजाज बिरला के हाथों में बिक चुके हैं, ये पूंजीवादी लोग हैं। तो कांग्रेस को खुद को थ्रेट महसूस हुआ एक 34 में, जब वो लोग ये सब बातें कर रहे थे, बहुत ज्यादा विरोध कर रहे थे कांग्रेस का। तो कांग्रेस को लगा कि यार ये लोग वास्तव में किसानों मजदूरों को अपने से अलग कर देंगे। इसलिए कांग्रेस में एक ऐसी विंग बनाई जो कि वैसी बात करे जैसी बात साम्यवादी करते हैं, ताकि किसी को यह नहीं लगे कि कांग्रेस किसानों मजदूरों की बात नहीं करती है या साम्यवादी किसानों मजदूरों की ज्यादा बात करते हैं। कांग्रेस ने कहा अपने में एक धड़ा हो जो ऐसी बात उठाए ताकि किसान मजदूर अपने साथ भी जुड़े रहें। कांग्रेस ने अपने अंदर ही वो जो विंग बनाई थी, उस विंग का नाम था कांग्रेस समाजवादी दल। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नाम करके उन्होंने बनाया था, एक कांग्रेस समाजवादी दल बनाया था उन्होंने। किसने बनाया, कहां बनाया, उसकी थोड़ी सी बात और करते हैं। कांग्रेस समाजवादी दल नाइनटीन 1934 में बॉम्बे के अंदर बनाया गया था। याद रखने वाली बात ये कांग्रेस में एक दबाव समूह था, एक प्रेशर ग्रुप है, अलग से पार्टी नहीं है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अलग से पार्टी नहीं है। 34 में जब वो लोग ज्यादा विरोध कर रहे थे तो कांग्रेस ने अपने अंदर एक प्रेशर ग्रुप भी बनाया। कांग्रेस के कुछ लोगों ने एक ग्रुप बनाया कि अपने भी वैसे ही बात करेंगे, ताकि लोगों को साम्यवाद की तरफ जाने से रोका जाए और उनको एक ऑप्शन दिया जाएगा, नहीं कांग्रेस भी वैसे ही बात करती है। तो एक 34 के अंदर ये किया गया था। क्या ऑब्जेक्टिव थे? तो कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा को लोकप्रिय करना, तो प्रमोट सोशलिस्ट आइडियोलॉजी इन कांग्रेस, कि कांग्रेस में भी समाजवाद को लाया जाए, वैसी बातें की जाए ताकि कांग्रेसी भी साम्यवादियों की तरफ प्रभावित नहीं होकर कांग्रेस में ही रहे। युवाओं को साम्यवादियों की तरफ जाने से रोकना है, साम्यवाद की तरफ जाने से रोकना। मैंने बताया आपको 20 साल की उम्र में हर आदमी को कम्युनिस्टों की बातें अच्छी लगती है, इसलिए युवा उनकी तरफ ज्यादा जा रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, उनको एक प्लेटफॉर्म दो कि नहीं हम भी ऐसी बात करते हैं,
बस वो हिंसा के माध्यम से ये सब करने की कोशिश करते हैं, हम एक पॉजिटिव वे के अंदर डेमोक्रेटिक वे से कॉन्स्टिट्यूशनल वे से ये सब करने की बात करते हैं। तो युवा अपनी तरफ भी आएंगे, समझदार लोग। और फिर दोनों चीजें, युवाओं को साम्यवाद की तरफ जाने से रोकना है, तो युवा कहेगा जब उधर नहीं जाएंगे तो हम क्या करें, तो कई ऑप्शन है, एक प्लेटफॉर्म है तुम्हारे पास, तुम यहीं रुक जाओ। तो प्रोवाइड एन ऑप्शन ऑफ कम्युनिज्म टू यूथ इन द कांग्रेस, कि कांग्रेस के अंदर उनको एक ऑप्शन दिया जाए। तो तीन चीजें, समाजवाद की विचारधारा को कांग्रेस में लोकप्रिय करना, युवाओं को साम्यवाद की तरफ जाने से रोकना, और युवाओं को साम्यवाद का ऑप्शन सोशलिज्म के रूप में कांग्रेस के अंदर प्रोवाइड करवाना। इन सब चीजों को लेकर 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो कि कांग्रेस का एक प्रेशर ग्रुप हुआ करता था, उसकी स्थापना की गई। कौन थे स्थापना करने वाले लीडर, कौन थे? जेपी, जयप्रकाश नारायण, जो मैंने बताया था आपको भारत छोड़ो आंदोलन के जो द्वितीय पंक्ति के नेता हुआ करते थे। तो गांधी जी ने इनको कहा कि यार बड़े बड़े हम जो है वो तो जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तुम पीछे वाले छोरे थोड़े बहुत नारे लगा दिया करो, चलते किसानों की बात करो, किसानों की बात करो, हमारी याद आ जाएगा, हम बात कर ले, लोग इल्जाम नहीं लगाएंगे। इनका ये तो कर देंगे गांधी जी, चिंता मत करो आप। लोहिया जी, राम मनोहर लोहिया, जो भारत के बहुत बड़े समाजवादी नेता बने, जिनकी देन लालू, मुलायम, कर्पूरी ठाकुर, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, तमाम लोग रहे, ये लोहिया जी के चले हैं सारे। अशोक मेहता, जो बाद में बहुत बड़े आपके मजदूरों के नेता बनकर उभर के आए थे देश की आजादी के बाद में। आचार्य नरेंद्र देव, बहुत बड़े समाजवादी नेता हुए ये भी। तो वापस देख लो आप कौन कौन है, जेपी है, राम मनोहर लोहिया है, अशोक मेहता है, आचार्य नरेंद्र देव है। इन ये सब लोगों का एक विंग, और भी कुछ लोग थे, बड़े बड़े लोग, ये इन लोगों का एक विंग कांग्रेस में तैयार किया गया, जो कि समाजवाद की विचारधारा को लोकप्रिय करना चाहता है। थोड़ी इनकी किताबें देखते हैं अपने। जेपी से एक बार पूछा गया कि आप लोग इस समाजवाद पर इतना बल क्यों देते हो? जेपी ने कहा आंसर थोड़ा बड़ा है, 100 वर्ड्स का है, बोल के नहीं सुना सकता, क्या मैं लिख के बता दूं आपको? तो उन्होंने कहा कि व्हाई नॉट, लिख के बताया जाए। तो जेपी ने किताब लिखी, व्हाई सोशलिज्म, इस समाजवाद क्यों लाना चाहते हैं। ये उसने कहा बुक पढ़ लेना, पता चल जाएगा, आंसर पूरा लिखा हुआ इसके अंदर कि हम समाजवाद क्यों लाना चाहते हैं। कौन सी बुक लिखी थी उन्होंने? व्हाई सोशलिज्म, समाजवाद क्यों, क्यों, किसकी बुक है? तो जेपी की बुक है। लोहिया जी वाली की बात मैं बाद में करता हूँ। अगली बुक है आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव को पूछा गया कि समाजवाद का नेशनल मूवमेंट में क्या लेना देना है, उनका लिख बताऊंगा भाई, सुनाया नहीं जाता, देख कंठ खराब हो रखे हैं अपने। उन्होंने किताब लिखी सोशलिज्म एंड नेशनल मूवमेंट, समाजवाद और राष्ट्रीय आंदोलन नाम की एक बुक लिख दी थी। लोहिया जी की बुक थोड़ी सी उस पे नहीं है, लोहिया जी की बुक थोड़ी अलग टर्म पे है। और जब देश का विभाजन हो गया तो लोहिया जी वगैरह लोग बहुत ज्यादा दुखी हुए थे इन चीजों से, समाजवादी थे वो, धर्मनिरपेक्ष थे थोड़े, हिंदू मुस्लिमों जैसा कोई भेदभाव नहीं था, और आपने तो धर्म के आधार पर दो देश बना दिए। उन्होंने एक पूरी बुक लिखी थी, गिल्टीज ऑफ इंडियाज पार्टीशन, किस भारत के विभाजन के गुनहगार कौन है। नॉर्मली हम गुनहगार किसको मानते हैं? तो हम गुनहगार मानते हैं एक तो जिन्ना और दूसरा अंग्रेज, पर उन्होंने कहा कि नहीं, ये अपने वाले भी है ना, जितने भी ये भी गुनहगार है, इनका भी उतना उतना बड़ा रोल है। तो उन्होंने नेहरू जी को बाकायदा गुनहगार बताया इसके अंदर। तो आर.एम. लोहिया की बुक है गिल्टीज, ये गिल्टीज है भाई, ध्यान रखना ना, गिल्टी गिल्टी जो होता है अपने लिखा ही नहीं जा रहा है, गिल्टीज है, ध्यान रख लेना आपने तो, गिल्टीज ऑफ इंडियाज पार्टीशन, भारत के विभाजन के गुनहगार, ये ऊपर वाले नहीं होने चाहिए भाई, गुनहगार, इंग्लिश वाला थोड़ा सही कर लेना, इसको गिल्टीज कर लेना, एल ही तो करना है, ठीक है, तो गिल्टी, अच्छा पूरा ही गलत लिख दिया गया तो आप कर लेना गिल्टी, गिल्टी मतलब गुनहगार वाला जो गिल्टी है वो है अपना। बाकी सोशलिज्म एंड नेशनल मूवमेंट लिखा हुआ है। और ये जो अशोक मेहता थे, इन्होंने बाद में एक संगठन बनाया था, ये इनकी बुक नहीं है, याद रखना भाई, एक संगठन है इनका, हिंद मजदूर सभा। मैंने इसलिए लिखवा दिया कि मुझे याद है 2017 या 18 में आईएएस का क्वेश्चन था कि हिंद मजदूर सभा जो थी उसके संस्थापक कौन थे, अशोक मेहता का संगठन कौन सा था, सुमेलित कीजिए टाइप का कोई क्वेश्चन था, उसमें हिंद मजदूर सभा नाम का संगठन दे रखा था। हालांकि क्वेश्चन तो हो जाता बाकी ऑप्शन को देखते हुए, पर मुझे लगा कभी इंडिविजुअल पूछ ले तो भी अपने को याद रहे। तो अशोक मेहता का संगठन कौन सा? हिंद मजदूर सभा। ये बुक खूब पूछी हुई है, भारत विभाजन के गुनहगार, गिल्टीज ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये भी याद रख लेना आप थोड़ी सी, लोहिया जी वाली बुक भी। तो इन लोगों का लेना देना यही था। फिर जब हम ये बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता ही रहा हूं कि जो सुभाष थे वो भी अंतिम दिनों में कहीं ना कहीं साम्यवाद की तरफ थोड़ा झुकाव ज्यादा हो गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक एक साम्यवादी पार्टी थी। हम उनकी बात करें तो आजाद हिंद फौज, या आजाद हिंद फौज के लिए इंग्लिश में एक नाम अच्छा सा और आता है, आजाद हिंद फौज को इंग्लिश में कहते हैं INA। क्या है आज इसके, इंडियन नेशनल आर्मी, INA भी कहा जाता है भाई, तो याद रखना, कोई INA भी लिख देना, इंडियन नेशनल आर्मी भी लिख दे, तो भी आप यही मानना कि हम किसकी बात कर रहे हैं, आजाद हिंद फौज की बात कर रहे हैं। क्या थी आजाद हिंद फौज, उसने क्या किया था, हम वो तमाम बातें पढ़ते हैं आजाद हिंद फौज के बारे में। थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको।
सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, 1939 के अंदर सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है। हमसे बिना पूछे हमको भी युद्ध के अंदर शामिल कर लिया गया है। उन दौरान क्या क्या घटनाएं हुई थी मैं तमाम आपको बता चुका था कि कांग्रेस इस्तीफे देती है, मुस्लिम लीग उधर मुक्ति दिवस मनाती है, अंग्रेज हमें राजी करने के लिए अगस्त प्रस्ताव दे रहे हैं, क्रिप्स प्रस्ताव दे रहे हैं, हम राजी नहीं है, हम भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे हैं, ये सब बातें। हमारी फौज को लड़ने के लिए जापान भेजा गया, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों के खिलाफ 3 देश लड़ रहे हैं, जर्मनी, जापान और इटली। मैंने और बीच में आपको बात बताई थी कि जर्मनी और इटली कहां पर लड़ रहे हैं, तो जर्मनी और इटली तो लड़ रहे हैं यूरोप में, यूरोप के देश हैं वो, और जापान एशिया में लड़ रहा है। पर एशिया में कैसे लड़ेगा? एशिया में ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, इनका जहां जहां पर कब्जा था वो कब्जे छुड़वा रहा था। बाकायदा जापान ने नारा दे दिया था, एशिया फॉर एशियंस, एशिया एशियाइयों के लिए है, तुम यूरोप वाले क्या मांगते हो यहां पर आके, यहाँ हम कब्जा करें। ये इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, हांगकांग, थाईलैंड, ताइवान, इंडिया, इन पर तुम्हारा कोई कब्जा नहीं होना चाहिए, हम तुम्हारे कब्जे छुड़वाएंगे यहाँ से। और जापान इन क्षेत्रों के अंदर अपनी लीड लेता जा रहा था, जापान लड़ रहा था यहाँ। तो जापान के खिलाफ भी अंग्रेज लड़ रहे थे। तो जापान के खिलाफ अंग्रेजों की जो आर्मी लड़ने के लिए गई हुई थी उसमें इंडियंस भी थे खूब सारे, 60,000 के आसपास इंडियंस थे। और जापान के खिलाफ वो जो अंग्रेजों की आर्मी लड़ने के लिए गई थी जिसमें इंडियंस भी थे, वो हार गए, जापान की सेना से हार गए। जापान ताकतवर हो रखा था। जापान ने उन लोगों को पकड़ के जेल में बंद कर दिया, वो सारे युद्ध बंदी। और जापान वाले इस मामले में क्रूर बहुत ज्यादा। वो मैं हमेशा कहता हूं, दुनिया में सबसे खतरनाक ये पीढ़ी है, गोरे तो बापड़े बदनाम है, बाकी चाइना और जापान वाले ये बड़े ज्यादा खतरनाक है। जापानीज जिन लोगों को बंदी बना रखा, सुबह शाम जूते मारे उनके, मंग तो लड़ने है हमारे खिलाफ। इंडिया वालों तुम कैसे आए रहे? इंडिया वालों का माई बाप इधर इंग्लैंड की नौकरी करते थे, जिसकी खाए बाजरी उसकी बजाय हाजरी। तो हम तो इनकी तरफ से लड़ने के लिए आए थे, हमें क्या पता था तुम पकड़ लोगे। हमने देखा मीची मीची आंखें, तुमको तो ठोक लेंगे हम, और तुमने पकड़ लिया हमें, और पकड़ के यहाँ बंद और कर दिया। जापानी क्या बताएंगे तुम्हें, रुक जाओ। वहां पर अपने एक कैप्टन मोहन सिंह नाम करके सरदार जी थे एक आर्मी में, उन्होंने उन जापानियों का कि तुम ठोकते क्यों रहे, अब पकड़ लिया, युद्ध में बंदी बना के अंदर डाल दिया, ठीक है, छोड़ो, बाद में छोड़ देना, नहीं छोड़ो तो और देख लेना, ये मारपीट क्यों करते हो, बुरा व्यवहार क्यों करते हो? उन्होंने कहा अच्छा अंग्रेजों का साथ दोगे तो बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। कैप्टन मोहन सिंह ने कहा एक बात बताए, जापानियों ने कहा कि तुम्हारी अभी तक अंग्रेजों से लड़ाई चल रही है ना? उनका हाँ। कि हमें बाहर निकालो, हम भी तुम्हारी तरफ से लड़ लेंगे। जापानियों ने कहा क्या बात करते हो, तुम अंग्रेजों की सेना में थे, हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं। अपने हम लड़ लेंगे, मुख्य उद्देश्य लड़ना है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है किसके खिलाफ लड़ना है, इंपॉर्टेंट ये है कि अपने को लड़ना है। जापानियों ने कहा पक्का? हाँ पक्का। और जापानियों ने उन युद्ध बंदियों को अपनी सेना में शामिल कर लिया। यही आजाद हिंद फौज है। वे भारतीय सैनिक जो अंग्रेजों के साथ जापान के लिए लड़ने गए थे, जापानियों द्वारा पकड़ लिए गए। कालांतर में उन लोगों ने जापान के सहयोग की बात स्वीकार ली और वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने लग गए थे। ये आजाद हिंद फौज। और जापानियों ने कहा आप हमारा सहयोग करो, हम तुम्हारे देश को आजाद करवा देंगे। आज हिंद को आजाद करवाने के लिए फौज बनी, इसलिए नाम क्या पड़ गया, आजाद हिंद फौज। तो सबसे पहले ये आइडिया किसी के दिमाग में आया था तो कैप्टन मोहन सिंह हुआ करते थे, जिनके दिमाग में आइडिया आया था। और जापान के सहयोग से हमने बनाई थी। थोड़ी तो बात ये याद रखना, और आगे जो लिखा हुआ उसके आधार पर मैं बताता हूं आपको। लिखा कैप्टन मोहन सिंह एंड निरंजन सिंह गिल, एक अफसर और। सबसे पहले तो कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आया था आइडिया, पर एक सरदार जी और है निरंजन सिंह गिल नाम करके। कैप्टन मोहन सिंह एंड निरंजन सिंह गिल फाउंडेड, ये सही करना, फाउंड नहीं, फाउंडेड इंडियन नेशनल आर्मी, आईएनए की स्थापना की। आईएनए लिखा हुआ है आजाद हिंद फौज, विद द हेल्प ऑफ जापानीज एंड मेड रास बिहारी बोस एज इट्स लीडर। जापानियों का ये बना तो लेंगे पर इसका लीडर किसको बनाया जाए? और जापानियों ने भी कहा यार ऐसे आदमी को लीडर बनाओ जिसको तुम्हारे भारत में ये मान्यता हो। और अपना एक क्रांतिकारी जो कि 1912 में लॉर्ड हॉर्डिंग के चांदनी चौक में जुलूस पर बम फेंक देता है, रास बिहारी बोस, जो 1913 के गदर आंदोलन में गदर आंदोलनकारियों द्वारा नेता बनाया जाता है, लेकिन 21 फरवरी 1915 के उस विद्रोह के विफल हो जाने के कारण वापस फरार चल रहा होता है। भले ही वह नवयुवक का वृद्ध अवस्था के कगार पर पहुंच गया था,
बालों की चमक अब सफेदी के अंदर बदलने लग गई थी, पर दिल अभी तक भी हिंदुस्तान के लिए धड़कता था। वो रास बिहारी बोस भले ही भारत से चला गया, लेकिन वो दिन रात अपनी मां भारती की उन जंजीरों को काटने के लिए प्रतिबद्ध था, सोचा करता था, बस नहीं चल रहा था। वो उन दिनों में जापान में फरारी काट रहा था। जब उनको खुद को पता चला ऐसा कुछ किया जा रहा है, वो चल के गए कि हाँ, मैं नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। तो वे बड़े आदमी थे, पूरा भारत उनको जानता था, सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। तो कैप्टन मोहन सिंह, निरंजन सिंह गिल और आजाद हिंद फौज के तमाम सैनिकों ने भी कहा कि हमारा नेता कैसा हो, रास बिहारी जैसा हो। तो वहां पे नेता किसको घोषित कर दिया गया? रास बिहारी को घोषित कर दिया गया। और इन्होंने, रास बिहारी बोस ने बाकायदा घोषणा की कि हम एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाने जा रहे हैं, एक पार्टी बना रहे हैं जो भारत की आजादी करवाएगी, और इस पार्टी की हमारी एक सेना और होगी। तो रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की टोक्यो में स्थापना कर दी। वहां जापान में थे, वहां टोक्यो के अंदर इन्होंने इसकी स्थापना कर दी, उसको यहां पे किया। अब उन दिनों में मैं वापस थोड़ी सी एक बात बताता हूं। अपने इधर क्या घटनाक्रम चल रहा है? इधर एक घटनाक्रम ये चल रहा कि 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस में सुभाष इस्तीफा दे देते हैं, अपना फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर लेते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करने के बाद सुभाष अपने कलकत्ता में रहते हैं। कलकत्ता में एक स्टेच्यू लगा हुआ था, अंग्रेज का एक स्टेच्यू लगा हुआ था, होलवेल स्टेच्यू। होलवेल स्टेच्यू लगा हुआ था, और सुभाष ने कहा कि इस होलवेल स्टेच्यू को यहां से हटाया जाना चाहिए। सुभाष उसके खिलाफ आंदोलन पर उतर जाते हैं, होलवेल स्टेच्यू को हटवाने के लिए। तो अंग्रेज सुभाष को पकड़ के नजरबंद कर देते हैं। नजरबंद, घर के अंदर हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, तू तेरे घर से हमारी मर्जी के बिना निकल ही नहीं सकता। सुभाष को लगा यार ये कल को जेल के अंदर काले पानी वाली पानी नहीं बेच दे अपने को, कोई पुराना मुकदमा खोल खाल के फांसी नहीं लगा दे, और अब तो अपने साथ कांग्रेस का साथ और नहीं है। सुभाष एक दिन भेष बदल के अपने घर से फरार हो जाते हैं। सुभाष यहां से गए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से इटालियन का पासपोर्ट लिया, इटालियन का पासपोर्ट लेके सुभाष यहां से इटली चले जाते हैं। वहां इटली चले गए और वहां से सुभाष जर्मनी जाते हैं। उन्होंने कहा अंग्रेजों के खिलाफ कौन लड़ रहा है? तो इटली और जर्मनी लड़ रहे हैं। जर्मनी जाते हैं, वहां हिटलर से मुलाकात करते हैं। हिटलर, ये सुभाष के नाम के आगे जो नेताजी शब्द जुड़ता है, ऐसा कहा जाता है कि यह शब्द हिटलर ने दिया था कि तुम इंडिया के लीडर हो, तुम इंडिया के नेता हो। और सुभाष ने कहा कि मैं भी आपके साथ मिलकर लड़ना चाहता हूं। हिटलर ने कहा कि चूंकि तुम इंडिया से आए हो, इंडिया एशिया में है, और एशिया में हमारा एक एलीज जो है वो लड़ रहा है, जापान, क्यों ना तुम जापान जाओ और वहां जापानियों के साथ जाकर लड़ो। इतने में सुभाष को यह सूचनाएं भी मिल चुकी थी कि रास बिहारी बोस वहां आजाद हिंद फौज और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बना चुके हैं। तो सुभाष ने कहा ठीक है, आप व्यवस्था कराओ, मुझे भेजा जाए। कहा ठीक है, आपको जापान भेजते हैं। तब तक जापान इस आगे वाले एशिया पर कब्जा कर चुका था, इसलिए सुभाष को सिंगापुर भेजा गया। जापान का कब्जा हो गया था यहाँ पे, सिंगापुर भेजा गया। रास बिहारी बोस को जब पता चला कि सुभाष यहां पर आ गए हैं, वो अपनी उम्र की सीमाएं समझते थे। उन्हें लगता था एक सैनिक टुकड़ी संभालने के लिए किसी युवा का होना बेहद जरूरी है। और दूसरे दिन जब सिंगापुर में आजाद हिंद फौज के सैनिक इकट्ठे हो रखे थे, उस दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहने वाले वो तमाम भारतीय इकट्ठे हो रखे थे, उनके बीच में रास बिहारी बोस एक युवा को लेकर जाते हैं। तमाम लोग उत्साहित थे, बहुत सारे लोग उस युवा को भारत से ही जानते थे, कुछ लोग नहीं जानते थे। और रास बिहारी बोस घोषणा करते हैं कि सुभाष है, कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, और आज के बाद हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस होंगे। जनता ने फिर नारे लगा दिए, हमारा नेता कैसा हो? सुभाष चंद्र जैसा हो। तो फाइनली बाद में सुभाष को वहां पर नेता बना दिया गया। तो पहले रास बिहारी बोस नेता बनते हैं, बाद में सुभाष को नेता बना दिया जाता है। लिखा हुआ आपके कलांतर में सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का नेता बनाया गया। आजाद हिंद फौज और सुभाष की फोटो है, दिखाने की आवश्यकता नहीं, आप तमाम लोग जानते हैं। तब तक जापान और आगे बढ़ गया था, बर्मा पर उसने कब्जा कर लिया था। रंगून, बर्मा की जो राजधानी थी रंगून, जिसको हम यंगून बोलने लग गए बाद में, रंगून जिसपे हमारे खूब सारे गाने बने हैं, मेरे पिया गए रंगून वाला, वही रंगून। यहां पर आजाद हिंद फौज के दो हेडक्वार्टर बनाए गए। जापानियों ने कहा कि अपना ये पूरा,
एक हेडक्वार्टर बनाया गया सिंगापुर में, एक हेडक्वार्टर बनाया गया रंगून के अंदर। तो याद रखना आजाद हिंद फौज के दो मुख्यालय कहां पर थे, एक सिंगापुर में हुआ करता था और एक रंगून में हुआ करता था। खूब सारी बटालियंस बनाई गई, सुभाष बटालियन, गांधी बटालियन, नेहरू बटालियन, अबुल कलाम आजाद बटालियन, एक महिला बटालियन भी बनाई गई थी, झांसी की रानी बटालियन, कि महिलाओं का जब नाम लिया जाए और लड़ाकू महिलाओं का जब नाम लिया जाए और उनमें भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली लड़ाकू महिलाओं का नाम लिया जाए, तो उस प्रातः स्मरणीय रानी लक्ष्मीबाई को कौन भूल सकता है। तो रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर झांसी की रानी बटालियन बना दी गई। एक 19 वर्षीय लड़की को उसकी कमान दी गई, जिस लड़की का नाम था लक्ष्मी स्वामीनाथन। लक्ष्मी स्वामीनाथन नाम की एक लड़की को उसका मुखिया बनाया गया। आजाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेड को झांसी की रानी बटालियन के रूप में बुलाया जाता था, और इसकी प्रमुख जो थी वो लक्ष्मी स्वामीनाथन को इसकी प्रमुख बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि देश को आजाद तो करवा ही लेंगे, तो क्यों ना गवर्नमेंट बना ली जाए पहले। तो सिंगापुर में इन्होंने आजाद हिंद सरकार की घोषणा कर दी थी कि जाते ही लफड़ा नहीं हो, जाती सरकार संभालनी तो पड़ेगी ना वहां पे। सुभाष में थोड़े तानाशाही वाले गुण थे इस मामले। का इसका राष्ट्रपति कौन होगा ये जो सरकार बनेगी, सुभाष ने कहा मैं। का प्रधानमंत्री सुभाष ने कहा मैं। का कमांडर इन चीफ सुभाष ने कहा मैं। का 3 मैं, प्रेसिडेंट, पीएम, कमांडर इन चीफ। बाकी तुम देख लो, चटर्जी तुम ये ले लो, प्रचार वाला विभाग ले लो, अय्यर तुम वित्त वाला विभाग ले लो, सबको बाकियों को यूं बांट दिए। 3 खुद ने रखे थे उन्होंने, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कमांडर इन चीफ इसके खुद बने थे। वहां पर ये पार्टी वगैरह बना लेते हैं। 2 मुख्यालय बनाए हुए, सिंगापुर, रंगून। अब आजाद हिंद फौज रंगून तक आ जाती है। जापानियों के साथ साथ में चल रहे हैं अपने, जापानी लड़ रहे हैं, अपने साथ दे रहे हैं उनका। जापानी जहां जहां बढ़ रहे हैं अपने मान रहे हैं, अपना अपना इलाका होता जा रहा है। अब जब रंगून आ गए, तब रंगून से आगे तो इंडिया, तो कहा गया अब इंडिया पे अटैक करना, अब इंडिया चलना है। तो सुभाष रंगून के अंदर अपना विश्व प्रसिद्ध भाषण देते हैं, और सुभाष कहते हैं वहां रंगून में कि स्वतंत्रता बलिदान मांगती है। आप लोगों ने देश की आजादी के लिए बहुत त्याग किया है, लेकिन अभी भी उस मातृभूमि के लिए, उस मातृभूमि की बलिवेदी पर शीश चढ़ाने बाकी हैं। अब वह समय आ गया है, वह घड़ी आ गई है, जब भारत माता के चरणों में हम हमारे शीश अर्पित भी कर देंगे। यह अंतिम संघर्ष है जिसकी दुदुम्बी अब बज चुकी है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दिल्ली चलेंगे, अब हम दिल्ली पर कब्जा करेंगे, दिल्ली चलो का नारा दिया। वहीं सुभाष रंगून के अंदर ये बोलते हैं। आप देखिए कि गांधी जी के साथ में उनके गहरे मतभेद थे, इस वजह से वो कांग्रेस से बाद में अलग हो गए थे। गांधी जी ने उनको हराने के लिए जी जान लगा दिया था, पर उन गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहने वाला यदि कोई व्यक्ति था तो सुभाष थे। सुभाष वहां रंगून रेडियो से घोषणा करते हैं कि हे देश के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, आज जब हम इस अंतिम संघर्ष में भाग लेने जा रहे हैं, इस स्वतंत्रता के यज्ञ में हम अपनी अंतिम आहुति देने के लिए जा रहे हैं, तब हम चाहेंगे कि हे देश के राष्ट्रपिता, आप हमको अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं दोनों प्रेषित करें। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाले कोई व्यक्ति थे, तो वो व्यक्ति कौन थे? तो वो व्यक्ति सुभाष थे। राष्ट्रपिता कहा था उन्होंने। ये जो सरकार हमने बनाई, जर्मनी, जापान, इटली, जापान के सहयोग से लड़ रहे थे, जर्मनी जापान साथ में थे, जर्मनी इटली साथ में थे, उन्होंने भी कहा कि सपोर्ट पूरा। ये जो सुभाष ने सरकार बनाई है, भारत की सरकार यही है। अंग्रेजों की सरकार को हम स्वीकार नहीं करते हैं। ये सरकार अब जाएगी अपनी सेना के साथ, अंग्रेजों को खदेड़ देगी और भारत पर कब्जा कर लेगी। 2 टुकड़ियां उतारी गई, एक नागालैंड वाली साइड से एक टुकड़ी उतारी गई, एक नीचे वाले अंडमान निकोबार की तरफ टुकड़ी उतारी गई। नागालैंड वाली टुकड़ी लगभग कोहिमा के आसपास तक पहुंचती है, वहां पर अंग्रेजों से हार जाती है। इधर अंडमान निकोबार वाली टुकड़ी ने अंडमान और निकोबार दोनों पर कब्जे कर लिए थे। अंडमान का नाम बदलकर कर दिया था शहीद द्वीप, निकोबार का नाम बदलकर कर दिया था स्वराज द्वीप। तो याद रखना कि आजाद हिंद फौज ने अपने कौन कौन से 2 द्वीपों पर कब्जा कर लिया था, अंडमान और निकोबार पर कब्जा कर लिया था, और इनके नाम बदलकर शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिए थे। हालांकि देश की आजादी के बाद वापस हम तो उनको अंडमान निकोबार से ही बुलाने लग गए थे। भारत में सुभाष चंद्र बोस शायद ऐसे व्यक्तित्व कृतित्व रहे होंगे
जिनके बारे में कहीं भी नेगेटिव बात सुनने को नहीं मिलती। सुभाष की सब लोग तारीफ करते हुए ही मिलेंगे आपको। सुभाष, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जिनके बारे में नेगेटिव बात नहीं है अपने पास में कोई भी। हम हमेशा उनकी पॉजिटिव बातें भी करते हैं। फिर भी आप देखिए कि सरकारों ने कभी इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि सुभाष बाबू इन सेंटर के नाम शहीद और स्वराज करके गए थे, तो हम इनको अंडमान और निकोबार के नाम से क्यों बुलाते हैं। फाइनली पिछली सरकार को शुद्ध आई थोड़ी सी, और पिछली सरकार ने वहां पर 3 द्वीपों के नाम बदलकर वापस वैसे रख दिए थे जैसे कि नेताजी चाहते थे। विडंबना की बात देखिए कि जब अंडमान निकोबार के नाम वापस बदलकर ये शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप ऐसे रखे जा रहे थे, तब हमारे भारत के साम्यवादियों ने अपने तमाम अखबारों में लेख लिखे और कहा कि इनके ऐसे नाम नहीं होने चाहिए। जब हम इतने सालों से इनको अंडमान निकोबार के नाम से ही जानते हैं, तो अब इनके ऐसे नाम कर देंगे तो लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। पर्यटक कम हो जाएंगे यहां पर आने, उनको मिलेगा ही नहीं कि अंडमान निकोबार भारत में है ही नहीं। लगा कि हे वैशाख नंदनो, ये भी जरूरी है। इतने सालों बाद यदि किसी को शुद्धि आई है, कोई ढंग का काम तो करने दो रे तुम। फिर अक्सर साम्यवादी वापस मुंह उठा के आ जाते हैं, वापस करने लग जाते हैं। नाम बदलने से क्या होगा, बाकी विकास करवाए जाने चाहिए। कहा जाएगी भूंगड़ों, ये सांस्कृतिक विकास है। कल्चरल डेवलपमेंट नाम की भी कोई चीज होती है। जब बंदा अब वहां जाएगा और इनके वैसे नाम पढ़ेगा और उसे पता चलेगा कि ये नाम सुभाष चंद्र बोस के बारे में थे, तो हम हमारे देश के बारे में जानेंगे, उस महान आजादी खोज के बारे में जानेंगे, जिन लोगों ने देश को आजाद करवाने के लिए उस यज्ञ में अपनी आहुतियां दे दी थी, अपना जीवन बलिदान कर दिया था, होम कर दिया था, सर्वस्व अर्पण कर गए थे। उनके नाम पर यदि 2 छोटे टापू जो कि तुम्हारे अंतिम सिरे पर पड़े हुए नाम रख दिए जाएं, क्या फर्क पड़ता है। बाकी पूरे देश में भी तो सबने अपने अपने पिंजरे के जो भी लोग हैं उनकी फोटो और मूर्तियां सब लगाई रखी है। तो इसको पूरा भारत चाहता है जिस आदमी के बारे में, उसके बारे में कर दिया जाए तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बड़ी बात हुई। तो याद रखना, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप किए गए थे उनके। परित्य में जापान अंग्रेजों से हार गया। जैसे ही जर्मनी उधर कमजोर पड़ने लगता है, अंग्रेज हावी होने लगते हैं, जर्मनी सरेंडर करता है उधर, इटली सरेंडर करने लग जाता है, पर जापान इधर बढ़त बनाते हुए जा रहा था। पर जापान एक गलती कर गया। जापानियों को पता नहीं ऐसे क्यों लगता था कि हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोग हैं। जापानियों की लगता था कि भगवान सूर्य सबसे पहले हमारे देश के अंदर उदय होते हैं, हम धरती का सेंटर है। कोई कह रहे तुम्हारे पास 4 टापू है ले दे के, जैसलमेर से छोटे हो तुम, पर उनको ये लगता था। और जब उससे पहले वो 1895 में चाइना को, 1905 में रशिया को हरा चुके थे, अब वो लगातार अंग्रेजों को, फ्रांसीसियों को, डचों को युद्धों में हरा रहे थे, तो जापानियों का घमंड बहुत बाहर चल रहा था। मतलब जापानियों ने 1930 के बाद में कहना शुरू कर दिया था कि दुनिया को जीतने के लिए चीन जीतना जरूरी है, चीन को जीतने के लिए मंगोलिया जीतना जरूरी है। और उन्होंने मंगोलिया पर अटैक करके चाइना पर अटैक कर दिया था कि क्यों, तो जापानियों ने कहा दुनिया जीतेंगे हम, दुनिया को जीतने के लिए चीन जीतना जरूरी है, चीन जीतने के लिए जीतना जरूरी है। जापानीज वैसी वैसी बातें किया करते थे। अब इस युद्ध में जब जापानीज लीड लेते जा रहे हैं कि अंग्रेजों को भी हरा रहे हैं, डचों को भी हरा रहे हैं, फ्रेंच को भी हरा रहे हैं, जापान लोग अपने सर्वश्रेष्ठ है, अपने से बड़ा कोई नहीं। जापानी किसी ने कहा कि ना ना, अभी एक देश और है, वो सबसे तगड़ा है। जापान ने कहा कौन रह गया अब? अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे तगड़ा हुआ है। जापान ने कहा अच्छा, उसको रहेंगे अब अपने। अमेरिका बेचारा जापान के साथ लड़ ही नहीं रहा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल, पर इधर वो कोई पंगे नहीं ले रहा। जापानियों ने बैठे बैठे पंगे लिए और एक दिन मिसाइल लगा के उसका एक द्वीप उड़ा दिया, पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर पर मिसाइल से हमला कर दिया। अमेरिका के समझ, अमेरिका ने कहां से आई रे मिसाइल, ये किसने छोड़ी है मिसाइल? जापानियों ने खुद कहा कि हमने छोड़ी है, इधर देखो, ध्यान किधर है, हीरो इधर है। अमेरिका ने कहा क्यों? जापानियों का वो टेस्ट कर रहे थे कि हम सबसे तगड़े हैं या नहीं है, आपसे युद्ध लड़ना है हमें।
अमेरिकन का रुख और है, आंखें खुलती नहीं तुम्हारी पूरी, मेरे से युद्ध करोगे। फिर अमेरिका 2 छोटी छोटी गेंद लेके आया। द लिटिल बॉय एंड फैट मैन। 6 अगस्त 1945 एक गेंद फेंकी गई हिरोशिमा। 9 अगस्त 1945 एक गेंद फेंकी गई नागासाकी। ले दे के 5 शहर है तुम्हारे पास, 2 तो लो, हम बताते हैं। और जैसे हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराए गए, परमाणु गिराए गए, और जापान ने सरेंडर किया। जापान ने कहा काली गाय हूं मैं तेरी, बापुड़ा आजाद छोड़, आइंदा से गलती नहीं करूं, धूड़ खाई मैंने। अमेरिका ने नाक रगड़वाई। अमेरिका ने कहा आज के बाद आर्मी नहीं रखेगा तू। जापान ने कहा मैं कुछ ही नहीं रखूं, पर मेरे पे कोई अटैक कर देगा, मैंने कईयों से पंगे लिए। अमेरिका ने कहा हम ध्यान रखेंगे तेरा। तो जापान के पास अभी भी कोई सैनिक तैयारियां नहीं होती है, उनका ध्यान रखने की जिम्मेदारी अमेरिका के पास ही है। पर जापानीज देशभक्ति के मामले में सर्वश्रेष्ठ लोग हैं। 1945 में जिस देश को अमेरिका ने बर्बाद कर दिया था परमाणु डाल के, वो देश कुछ एक सालों में इतना उठ खड़ा हुआ कि टेक्नोलॉजी का नाम आते ही जापान दिमाग के अंदर आ जाता है। ये इस पिछले कुछ सालों में आपने ये देखा होगा कि चाइनीज सामान ज्यादा आने लग गया, वरना पुराने कोई सामान पड़े तो वो सारे जापानीज सामान होंगे। टॉर्च, चप्पलें, वॉकमैन, ये हर घर में जापानीज, इवन नेल कटर, ये सब जापानीज मिला करते थे। उस देश ने अपनी जीवितता से अपने देश को पुनः खड़ा कर दिया, पर 45 में तो उसको सरेंडर करना पड़ा। अब जैसे जापान ने सरेंडर किया, हम किसके पीछे कूद रहे थे? जापान के। आजाद हिंद फौज क्या कर रही थी? जापानियों के साथ लड़ रही थी। टोगड़ियों खुंटे पाण कूदा है कि गाय का जो बछड़ा होता है खुंटे से बंधा हुआ होता है, पर उस खुंटे को तोड़ने की कोशिश करता है, रस्सी लेके कभी इधर जाता है, रस्सी लेके कभी उधर जाता है, खुंटा टूटे नहीं, लगता है खुंटे को तोड़ देगा ये, और खुंटा यदि टूट जाए तो भागता नहीं, वहीं खड़ा हो जाता है। तो ये तो खुंटे को नाप रहा था इसमें कितनी ताकत है, इसके तान पे कूद रहा था, अब नहीं कूदेगा, कहीं नहीं जाना है इसको। तो हम जापान के पीछे कूद रहे थे। जापान ने सरेंडर कर दिया तो लगा अब क्या किया जाए। नेताजी को लगा कि रसिया अपने को सहायता दे सकता है। हालांकि शायद नेताजी पता नहीं ये भी कैसे सोच रहे थे, क्योंकि रसिया तो खुद ही ब्रिटेन का सहयोगी था, पर उनको लगता था यार वो साम्यवादी देश है तो वहां से अपने को सहयोग मिल सकता है। नेताजी रसिया सहयोग लेने के लिए जा रहे थे। रास्ते में ताइवान के अंदर उनका जो प्लेन था वो क्रैश कर गया था, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस विमान दुर्घटना के अंदर शहीद हो जाते हैं 18 अगस्त 1945 को। हालांकि खूब सारी बातें हैं उसके बाद में कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, नेताजी उस हमले के अंदर शहीद नहीं हुए थे, वो बाद में जापान चले गए थे, सॉरी रसिया चले गए थे, और रसिया में खूब साल तक वहां रहे थे, फिर इंडिया आ गए थे, इंडिया रहते थे, यूपी में खूब साल तक यहाँ रहे थे, और ठेठ अब 95 के आसपास में यूपी में जो गुमनामी बाबा के नाम से एक बाबा मरे थे वो सुभाष चंद्र बोस ही थे। पर ऐसे दावे किए गए कई लोगों द्वारा, कहा जाता है गुमनामी बाबा यहाँ रहते थे, मरते मरते लास्ट टाइम में उन्होंने अपने शिष्यों को बताया था, आश्रम वाश्रम बना रखा था, इधर आओ रे, हाँ सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना है, हाँ मैं हूं, बताना मत, बाहर नहीं जानी चाहिए, लीक नहीं होनी चाहिए बात। ऐसे कई दावे किए जाते हैं अपने द्वारा। पाकिस्तान में लाहौर के अंदर एक डोकरा मरा था, वो भी लास्ट में जाते जाते कह गया था अपने है वो। पर हम ज्यादातर अब यही मानते हैं कि उनकी उस प्लेन दुर्घटना के अंदर मृत्यु हो गई थी, कि उनके बाद में जितने भी कमीशन वगैरह बनाए गए थे, जांच आयोग वगैरह जो भी बनाए गए थे, उन कमीशन ने यही कहा था कि नहीं भाई उनकी उस विमान दुर्घटना में डेथ हो गई थी। और मुझे लगता है यदि वो बंदा जिंदा रहता तो शायद यूं छुप के नहीं रहता, सामने आ जाता। पर लोग कहते हैं कि नहीं अंग्रेजों के साथ, फिर यूं खुफिया जानकारियां लेते हैं कि नहीं अंग्रेजों के साथ में भारत सरकार की संधि थी, यदि सुभाष जी को पकड़ लिया जाता, सुभाष चंद्र बोस को, तो बाद में उनको अंग्रेजों को सौंपना पड़ता, इसलिए नहीं है। मुझे लगा यार इतना कायर आदमी तो नहीं था वो, उसमें शहीद ही हो गए थे वो, इतने दिन की जिंदगी थी, इतना ही उनको भारत के लिए कुछ करना था। तो ये याद रख लेना थोड़ा सा। सुभाष चंद्र बोस डाइड ड्यूरिंग ए प्लेन क्रैश ऑन हिज वे टू ताइवान। आजाद हिंद फौज के सरेंडर जैसे ही बात, आजाद हिंद फौज को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। देखो वे सैनिक जो अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए जापान गए थे,
हार गए तो जापानियों ने पकड़ लिए तो जापानियों के साथ हो गए, तथा अंग्रेजों से हार गए तो अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिए गए। 3 बड़े अधिकारी थे, बाकी तो खूब सारे सैनिक थे। 3 बड़े अधिकारी, प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान, आगे लिखा हुआ है शाहरुख खान के नाना जी, ये शाहनवाज है ना, सह नहीं है, शाह है, ध्यान रखना, शाहनवाज खान, वास्तव में शाहरुख खान के नाना जी हैं शाहनवाज खान। और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, ये पूनम ढिल्लो के कुछ भी नहीं लगते हैं ना, कोई सोचे कि ये पूनम ढिल्लो के क्या लगते हैं, पर हिंदू मुस्लिम सिख आजाद हिंद फौज ने धर्मनिरपेक्षता का भी कितना ध्यान रखा था। ये तीनों गिरफ्तार कर लिए गए थे। 3 बड़े लीडर, तो याद रखना कि आजाद हिंद फौज के बड़े नेता कौन कौन थे, प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लो। एक महिला नेता का नाम मैंने बीच में बताया आपको, लक्ष्मी स्वामीनाथन, कालांतर में उन लक्ष्मी स्वामीनाथन ने, चलो वो बात में बाद में बताता हूँ, एक बार ये सुनते हैं। देखो ये 3 नेता, प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लो। मुकदमा चला, लाल किले में इन पे मुकदमा चला, 45 के बाद गिरफ्तार किए गए, 45 में गिरफ्तार किए गए। तब तक देश की आजादी तय हो चुकी थी और लोगों में जोश, इनके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। देश पूरा उद्वेलित हो रखा इनके लिए, तमाम लोगों में इनके प्रति पवित्र भावनाएं। देश के बड़े बड़े वकीलों ने इनका मुकदमा लड़ा, लाल किले में मुकदमा चलाया गया, देश के बड़े बड़े वकील एडवोकेट इनकी तरफ से आए। कौन कौन वकील थे? भूला भाई देसाई, भूल जाते क्या बात कही क्या बात नहीं कही है, पर ये थे भाई, भूला भाई देसाई थे। वही काटजू, मार्कंडे काटजू के दादाजी, जो मेरठ साम्यवादियों की तरफ से भी थे। तेज बहादुर सप्रू, नेहरू जी पहले दिन तो काला कोट पहन के सेल्फी बॉय, चल बेटा सेल्फी ले ले रहे, इंस्टाग्राम पे लगाई, बाद में अपने भी लड़ने जा रहे हैं। आसफ अली, आसफ अली है, अरुणा आसफ अली जो थे, अरुणा आसफ अली के जो पति थे उनका नाम आसफ अली था, तो आसफ अली, ये कुछ लोग आसफ है ना, ध्यान रखना, आसफ एसफ नहीं, आसफ अली। इन लोगों ने मुकदमा लड़ा, देश के बड़े बड़े वकील, और अगर छुड़वाएंगे इनको, तो आपको क्या लगता है कि जब देश के बड़े बड़े वकील मुकदमा लड़ेंगे तो पक्का ही उनको छुड़वा लेंगे, निश्चित रूप से। लेकिन ये क्या, अंग्रेजों ने उन तीनों को फांसी की सजा दी, वकीलों की वकालत धरी रह गई। भूलाबाई देसाई, कैलाशनाथ काटजू, तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू कुछ ही नहीं कर पाए, आसफ अली, और अंग्रेजों ने कहा कि फांसी। बगावत किए इन्होंने, और बगावत का एक ही दंड है, फांसी। लॉर्ड वेबल गवर्नर जनरल था, उसे लगा यार जाते जाते क्यों भूंड ली जाए, जाते जाते क्यों पाप किए जाएं। जैसे आज आप जानते हो कि राष्ट्रपति के पास में आर्टिकल 72 द्वारा क्षमादान की शक्तियां, पार्डन पावर्स होती है, ये पावर पहले गवर्नर जनरल के पास हुआ करती थी। उसने अपने प्रिविलेज का यूज किया और इनकी सजा माफ कर दी थी, तीनों को छोड़ दिया गया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेबल ने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए उनकी मौत की सजा को माफ कर दिया था। उसने कहा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तो तीनों को छोड़ दिया गया था, प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लो। आपकी मान डाकण कुणक है। अब मॉडर्न इंडिया का एकमात्र उद्देश्य अंग्रेजों की तारीफ नहीं करनी, तो हम कहेंगे कि ये जनता का दबाव था कि अंग्रेजों को मजबूर होकर उन तीनों को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, विवश होना पड़ गया था, वरना अंग्रेज को यूं छोड़ते साहब। पर वो लास्ट टाइम था जी, आजाद होने वाले थे, तो उन्होंने कहा आप जानो रे, क्योंकि लॉर्ड वेबल वैसे ही कह रहा था कि मेरे कोर सेनापति को छोड़ के सारे पद ही आपको दिए जाएंगे, उनका इन तीनों को भी छोड़ दिया जाए। अब मैं वो बात बता, फिर लक्ष्मी स्वामीनाथन ने प्रेम कुमार सहगल से शादी कर ली थी और उनका नाम हो गया था लक्ष्मी सहगल, नाम हो गया था उनका। उन लक्ष्मी सहगल ने, जो कि आजाद हिंद फौज की महिला बटालियन की प्रमुख थी, एपीजे अब्दुल कलाम के सामने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। कलाम साहब जब राष्ट्रपति बनने जा रहे थे तो बीजेपी का बड़ा शानदार मूव था, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट हुआ करती थी और राष्ट्रपति चुनाव आ गए, किसको राष्ट्रपति बनाया जाए। बीजेपी पर हमेशा हिंदूवादी पार्टी होने का लेबल लगा हुआ था, उनको लगा यार इस लेबल को धोने का ये मौका है, और क्यों ना राष्ट्रपति किसी मुस्लिम को बना दिया जाए। तो आप देखो बीजेपी तो मुस्लिम को राष्ट्रपति बना रही है, किसको बनाया जाए। तो देश के महानतम वैज्ञानिक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जब परमाणु विस्फोट हुए थे, तो पोखरण में जो परमाणु परीक्षण किए गए थे, तो उनमें उनकी मुख्य भूमिका थी, इसलिए ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी। कलाम सर को कहा गया कि आप हमारे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो, और जैसे भाजपा ने कलाम सर की घोषणा की कि हमारे उम्मीदवार कलाम है, और कांग्रेस वालों को लगा के मरा दिया यार,
अब तो विरोध भी नहीं कर सकते। अपने विरोध करेंगे तो अपना तो मुस्लिम वोट बैंक है, मुसलमानों को लगेगा इस बीजेपी को, इसको हम हिंदूवादी पार्टी मानते हैं, ये तो एक मुसलमान को कैंडिडेट बना रही है और तुमको तो हम वोट देते हैं, सब कुछ समझते हैं, तुम हमारे वाले का विरोध कर रहे हो। तो कांग्रेस ने कहा हमारे तो खुद गए समर्थन। तो भारत की तमाम पार्टियां समर्थन के अंदर आ गई थी, बीजेपी, कांग्रेस, सब। कलाम साहब के नाम पर कौन नहीं आया? साम्यवादी नहीं आए, कम्युनिस्ट नहीं आए। इसलिए इनको पहचानना बेहद जरूरी है कि कहां कहां इन लोगों ने कैसे कैसे अड़ंगे अड़ाए हैं। और साम्यवादियों को अब लगा पर कलाम के सामने खड़ा किसको किया जाए, इतना बड़ा व्यक्तित्व उस आदमी का। तो डोकरी के दौड़ों में धूड़ डलवाई, इस लक्ष्मी सहगल को लेके आए और प्रचार भी वैसे किया साहब ये आजाद हिंद फौज की प्रमुख है। पर यार आपके पास वोट ही नहीं है। डोकरी को थोड़े बहुत 90% वोट कलाम सर को थे, 8-9% वोट को इनको मिले थे, 90-92% वोट उधर थे। फजीती करवाई लास्ट में, हरवाई बेचारी को। 2013 तक लक्ष्मी सहगल जिंदा थे, डॉक्टर थे, क्लिनिक चलाया करते थे, लास्ट टाइम तक एक्टिव रहा करते थे। पर वो पता नहीं वो गलती कैसे कर गए साम्यवादियों के चढ़ाने के चक्कर में, और कलाम सर के सामने उन्होंने चुनाव लड़ लिया था बाद में। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना आप, तो वो प्रेम कुमार सहगल वाली बात याद रहेगी। सुभाष चंद्र बोस ने खुद ने एक बुक लिखी थी, इंडियन स्ट्रगल नाम की एक बुक लिखी थी, देखना आप। सुभाष चंद्र बोस की बायोग्राफी लिखी थी, स्प्रिंगिंग टाइगर, ह्यू टोए नाम करके एक बंदा हुआ जिसने उनकी बायोग्राफी लिखी थी। ये उनकी खुद की बुक है, इंडियन स्ट्रगल, बहुत अच्छी बुक लिखी हुई है और 2 पार्ट्स के अंदर है। और ये आपके सुभाष चंद्र बोस की एक बुक है स्प्रिंगिंग टाइगर, जो कि ह्यू टोए नाम का एक बंदा था, उसने सुभाष के बारे में एक बुक और लिखी थी बात। तो ये भाई आपकी आजाद हिंद फौज थी जिसके बारे में आप देखना। मैं साम्यवादियों की हमेशा ही आलोचना करने लग जाता हूँ यार साम्यवादी है। ताशकंद फाइल्स आपने देखी होगी, नहीं देखी तो देखना। वो चिटगोंग आपने देखी, आपने रिव्यू भी दिए कि चिटगोंग आपको बहुत अच्छी लगी, लगनी ही चाहिए थी, मूवी अच्छी है वो। आप ताशकंद फाइल्स भी देखना, हालांकि उतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी चिटगोंग लगी आपको, पर फिर भी वो एक नए डायमेंशन जरूर देती है। और आप एक मूवी देखना, बहुत अच्छी मूवी है वो, शायद अच्छी लगेगी, आपके दिमाग के कई पर्दे खोलेगी। बुद्धा इन ट्रैफिक जाम। बुद्धा, भगवान बुद्ध वाला बुद्धा नाम लिया है, सिंबॉलिक है, बुद्धा इन ट्रैफिक जाम। ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी मूवी है, वो भी आप देखना, वो भी खूब सारे आयाम खोलती है, खूब सारी बातें बताती है। इन साम्यवादियों को तो कच्चा चिट्ठा खोल के रखती है वो। चलो थैंक यू, अगली क्लास में हम और पढ़ेंगे।